हेलो स्टूडेंट। इसके पहले मैं आपको सेक्शन सी तक डी का लगभग सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। इसमें से एक क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको मैं भी कंप्लीट करूंगा। ठीक है। इसके पहले मैंने आपको सारे एमसीक्यू जो करा दिए थे उसमें से एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन था। आप देख सकते हो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है लाइन विच इंटरसेक्ट सर्किल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सेकंड। इसमें से जो है मतलब आप देख सकते हो इंटरसेक्ट सर्किल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड क्या। इसको हम लोग कोड भी डाल सकते थे बट यहाँ पे सेकंड लाइन क्यों बोला गया है, तो यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई सर्किल हम बनाते हैं, ठीक है, तो सर्किल बनाते हैं तो कोई लाइन इस तरीके से दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड लाइन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे वर्डिंग पे ध्यान देना है। क्वेश्चन का जो वर्डिंग क्या है, अ लाइन। ठीक है, ये एक लाइन है जिसको हम लोग सेकंड लाइन बोलेंगे, जो सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, बट ये जो इतना सा पार्ट बचेगा, ये पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये ऐसा रहता है कि सर्किल में कोड किसको बोलते हैं, मतलब किसी इसका कोई दो इंड पॉइंट्स होगा। ठीक है, दो इंड पॉइंट्स होगा, मतलब कोई ऐसा लाइन खींचा तो यहाँ पे इस यहीं तक लिमिटेड है ये। ठीक है, तो ये हम लोग इसको बोलेंगे कोड। ठीक है, हालांकि ये भी सेकंड लाइन को हम लोग कोड भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए लाइन, तो अब दो ऑप्शन दिया हुआ है, दो ऑप्शन पे हम लोग यहाँ पे सेकंड लाइन को ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, रीजन क्या है कि यहाँ पे लाइन के बारे में बोला जा रहा है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्किल इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो ये लाइन जो है मतलब इसका कोई इंड पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई इंड पॉइंट नहीं होगा। जब इंड पॉइंट नहीं होगा तो उसको हम लोग सेकंड लाइन बोलेंगे, जब इंड पॉइंट होगा तब इसको हम लोग कोड बोलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, बस यहाँ पे स्लिप ऑफ मार्क था मेरा। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देखते हैं आपको अदर क्वेश्चंस पे। ठीक है, सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है, सेक्शन डी में हम देखेंगे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other sides distinct points to that it divides the other sides in the same ratio। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस जो है, तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया जो आपके एनसीईआरटी बुक में ही है क्लियरली। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक ट्राइंगल आपको इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी। ठीक है, और एक लाइन जो है डी यहाँ से पैरेलल खींचा गया है बीसी के। ठीक है, डी इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट यहाँ पे आपको ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ई सी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसा मतलब मैं इसको पढ़ाया हूँ आपको, मतलब सिमिलर ट्राइंगल में। ठीक है, तो अभी इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इधर से। ठीक है, डी एन और ई एन। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से डॉटेड लाइन यहाँ पे मैंने खींचा, ये परपेंडिकुलर है एसी पे। इसी तरीके से इधर से खींचा। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है इस पे। ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से कैसे इसको प्रूव करेंगे। अभी क्या कर लो कि इसको यहां से ऐसे मैच कर लो, मिला लो, और इसको यहां से ऐसे मिला लो। ठीक है, ये दोनों लाइन को इस तरीके से मिला लो। ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से, यदि आप देखोगे इस दोनों सिचुएशन में, तो एक चीज आपको कॉमन मिलेगा, दिस ट्राइंगल एडी। ठीक है, एडी ट्राइंगल जो है दो जगह कॉमन मिलेगा। देखिए, देखो मैं ध्यान से बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। जैसे कि ए सी इधर है, ये इस तरीके से डी ए डी सी। ठीक है, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर, इसको थोड़ा सा और इंक्लाइन करके बनाता हूँ तो फिर परपेंडिकुलर खींचना आसान होगा। ठीक है, इस फिगर को आप मिटा दो, इसको थोड़ा सा और ऐसे करता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए बस कर रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे डाला, तो ये हमारा ए डी सी है, ये परपेंडिकुलर है डी एम। तो ये फिगर समझ में आ रहा है। तो इसमें देखोगे तो डी से ई यहाँ पे मिल रहा है ना, डी से ई यहाँ पे मिल रहा है।
तो ये एक एडी ट्राइंगल हुआ और एक हो गया एडीसी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल दिख रहा है। तो उसी तरीके से हमको यहाँ पे यूज करना है इस ट्राइंगल में, ठीक है। तो आप देखोगे रेशियो कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ग्रुप देख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, ए डबल आर लिखो ट्राइंगल, ठीक है, बी डी ई, ठीक है, बी डी ई, बी डी ई कौन सा है देखो यहाँ पे, बी डी ई, ये वाला जो पोर्शन है बी डी ई, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एडीसी को यदि आप देखोगे मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी एडीई, ये वाला दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है, एडी देखो दोनों में कॉमन रहेगा। इसी ट्रायंगल को यदि मैं इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे एक ना, इधर से परपेंडिकुलर क्या देखेंगे, मान लो कि ई एम है और ये ई एन है, तो ये ट्रायंगल ई एन यहाँ से हमने ड्रॉ किया, ठीक है, और ये बी सी है, ठीक है, अब इसको मैंने मिला दिया, ठीक है, ये सेम ट्रायंगल है, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है फिगर में, बस मैं आपको समझाने के लिए वो अलग अलग फिगर बनाया हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी देखोगे दोनों में कॉमन रहेगा, दोनों साइड से, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय, चूंकि बी डी ले रहे हैं तो ये वाला परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है, बी डी यदि हम ले रहे हैं, ये वाला कंसिडर कर रहे हैं, तो ये वाला हाइट ई एन हम लोग हाइट लेंगे यहाँ से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस ए डी हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, ई एन। इसी तरीके से नीचे भी देखेंगे हाफ, यदि बी डी कंसिडर करेंगे, बी डी कोई ट्रायंगल यदि इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, सपोज ऐसा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, तो हाइट तो इधर ही खींच सकते हैं ना, हाइट तो इधर ही खींचेंगे, तो उसी तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, आप देखोगे ट्रायंगल बी डी जो है ना, ये वाला एंगल काफी बड़ा है, मतलब 90 डिग्री से भी बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ये परपेंडिकुलर स्केल हुआ, तो इसके में इस केस में क्या हो जाएगा, बी डी मल्टीप्लाइड बाई ई एन, ये हो गया, ठीक है, ये ई एन कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ए डी अपॉन बी डी, ठीक है, ए डी अपॉन बी डी हो गया, ये हमारा एक पॉइंट नंबर 1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अभी इधर वाला में देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी या ई डी सी कुछ भी बोलो, इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय, अभी चूंकि अब ये वाला ले रहे हैं, इस साइड वाला ले रहे हैं डी सी, तो ये वाला परपेंडिकुलर हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ए हम साइड लेंगे डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय डी एम, ठीक है, उसी तरीके से हाफ मल्टीप्लाइड बाय ये वाला यदि ट्रायंगल लेंगे तो ई सी मल्टीप्लाइड बाय क्या रखेंगे, डी एम रखेंगे, ठीक है, ये डी एम कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया ए अपॉन ई सी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो आप देख रहे हो दो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दिस वन और दिस वन, अब देखोगे कि ये दोनों बी डी और डी सी है, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी lies on the same base, ठीक है, सेम बेस डी, ठीक है, सेम बेस पे ही लाई कर रहा है ना, इसी बेस पे लाई कर रहा है, ठीक है, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, सेम पैरेलल लाइंस डी एंड बी सी, ठीक है। अरे बस ये दोनों क्या एक ही पैरेलल पे लाइन कर रहा है और एक ही बेस पे लाइन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो हाइट होगा, इधर से भी हाइट ले सकते हैं ना, परपेंडिकुलर तो बराबर ही होगा सबके, है ना, ऐसा भी करके तो कर सकते हैं ना, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस केस में क्या हो जाएगी, ट्रायंगल जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। इसका मतलब है कि ये दोनों एरिया आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि अभी एडी तो दोनों में कॉमन है, अभी ये दोनों भी बराबर हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, रेशियो बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रॉम 1 एंड टू
सो फ्रॉम 1 and 2 ये क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू A अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना था, प्रूफ। ठीक है, तो ऐसे इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें दूसरा सेक्शन, ये दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन में आगे बताया जा रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूज द एबव रिजल्ट टू प्रूव द फॉलोइंग्स। ठीक है, यूज द एबव रिजल्ट टू प्रूव द फॉलोइंग्स। ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ है कि ABC एक है और EG इज पैरेलल टू क्या है, EG इज पैरेलल टू CB एंड FG इज पैरेलल टू BD है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि E बाय अपॉन EC इज इक्वल टू AF अपॉन FD। ठीक है, ऐसा ही प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो इस फिगर को मैं फिर से बना लेता हूँ। फिगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, AB। ठीक है, और यहाँ से ACB ट्राइंगल है। ठीक है, सिमिलरली एक यहाँ से इधर से भी लाइन खींचा गया है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि यहाँ से एक लाइन पैरेलल खींचा गया है और यहाँ से एक लाइन पैरेलल खींचा गया है। ठीक है, ये फिगर में पैरेलल नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ फिगर में पैरेलल नहीं दिख रहा है, बट क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे EG है और ये F है और ये D है। ठीक है, तो मुझे प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है प्रूव दैट A अपॉन EC इज इक्वल टू AF अपॉन FD, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल आप इन ट्राइंगल AEG एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, इन ट्राइंगल AEG एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, EG इज पैरेलल टू क्या है, BC। EG BC के पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, A अपॉन EC दैट विल बी इक्वल टू AG अपॉन GB। जस्ट मैंने अभी प्रूव किया इसके प्रीवियस वाले में। ठीक है, इसी क्वेश्चन का प्रीवियस पार्ट था, ये हमारा एक हो गया। सिमिलरली इन ट्राइंगल AGF एंड ट्राइंगल ADB। ठीक है, FG इज पैरेलल टू क्या है, BD। ठीक है, या DB लिखो या BD लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए क्या हो जाएगा, AF अपॉन FD इजकल टू है AG अपॉन GB। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे ये जो है ये दोनों में सेम है, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, क्या निकला, 1 and 2 से क्या निकला, A अपॉन EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF अपॉन FD। ठीक है, ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे करना है, बस इसको थ्योरम की तरह लो और इसको प्रूव कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाने का। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी आपका सेक्शन D जो है कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन सेक्शन E। सेक्शन E में अभी हम लोग चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस सेक्शन E का देखो क्वेश्चन बड़ा सा लिखा रहता है, बट आपको सारा कुछ पढ़ना नहीं है इसमें। ठीक है, सारा कुछ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बस यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करनी है। स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 विशेष टू पार्टिसिपेट इन मराथन सीरीज टू बिगिन प्रैक्टिस बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग her running distance. In the first week, she decided to run 3 kilometers each day and increase the distance by 2 kilometers each week. ठीक है, कहने का मतलब है कि पहला वीक में जो है 3 किलोमीटर चलती है, फिर दूसरा वीक में 5 किलोमीटर चलती है पर डे। अरे बात समझ में क्या हो रहा है कि फर्स्ट वीक शी डिसाइडेड रन 3 किलोमीटर इच डे, 3 किलोमीटर प्रत्येक दिन 3 किलोमीटर चलती है। मतलब पहला सप्ताह मतलब मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन जो है 3 किलोमीटर चलती है। फिर दूसरे सप्ताह में जो है हर एक मंडे से लेकर के संडे तक इसमें स्पीड बढ़ा करके 2 किलोमीटर करके 5 किलोमीटर पर डे चलती है। मतलब प्रत्येक दिन चलती है, इसको ध्यान रखना, प्रत्येक दिन
मतलब पहले 3 किलोमीटर चलती थी, फिर प्रत्येक दिन 5 किलोमीटर चलती है दूसरे वीक पे, फिर तीसरे वीक पर फिर बढ़ाती है, फिर और वो 2 किलोमीटर से बढ़ाती है, तो 5 2 7 मतलब 7 किलोमीटर पर डे चलती है। इस तरीके से वो अपना स्पीड बढ़ाती रहती है। ठीक है, इसका मतलब क्या, क्वेश्चन को पढ़ के क्या लग रहा है कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट हुआ, मतलब अर्थमेटिक हुआ, मतलब पहला वीक में 3 किलोमीटर पर डे चल रही थी, दूसरा वीक में 5 किलोमीटर पर डे चल रही है, फिर इसका तीसरा वीक में 7 किलोमीटर पर डे चल रहा है, मतलब 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है हर एक जगह, हर एक टाइम पे, हर एक वीक पे। ठीक है, तो अभी इसी फंडा को लेकर के हमारे पास क्वेश्चन दिया, जिसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिया, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिस्टेंस विल नेहा कवर ईच डे ऑफ द 8th वीक ऑफ द प्रैक्टिस। ईच डे बोल रहा है, ठीक है, ईच डे पूरा मुझे सब जो सिलेक्शन में ईच डे पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या है, पहला वीक में 3 किलोमीटर की स्पीड चलती है, दूसरे में स्पीड बढ़ा के 5, तीसरे में 7, फिर 9, इस तरीके से चलती है, इस तरह से इसका स्पीड बढ़ता है। ठीक है, तो इसका हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 2। ठीक है, और एन तो मुझे अभी निकालना के लिए बोलेगा क्वेश्चन में, तो हम लोग निकालेंगे। अभी क्वेश्चन में क्या बोलता है उसको देखते हैं। व्हाट डिस्टेंस विल नेहा कवर ईच डे ऑफ द 8th वीक ऑफ प्रैक्टिस। तो 8th वीक बोल रहा है, मतलब ए एट इक्वल टू निकालेंगे हम, है ना, एन एट टर्म निकालेंगे, मतलब 8th टर्म निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा ए है प्लस n माइनस 1, मतलब 8 माइनस 1, और हमारा जो कॉमन डिफरेंस है 2 है, मतलब 3 प्लस 7 गुने 2, मतलब क्या हो गया 3 प्लस 14 इक्वल टू 17 किलोमीटर वो पर दिन चलेगी। ठीक है, आई बात समझ में, 17 किलोमीटर पर डे वो चलेगी। मतलब पहला पार्ट क्वेश्चन का हमारा ये था निकालने का। ठीक है, पहला पार्ट ये क्वेश्चन था निकालने का। दूसरा पार्ट बोल रहा है क्या कि इन विच वीक शुड शी बी एबल टू रन 45 किलोमीटर इच डे। ठीक है, अभी मुझे क्या है, एन टर्म मुझे दिया हुआ है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या हुआ है, एन टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो एन इक्वल टू क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पे एन आपको दिया हुआ है कितना, 45 दिया हुआ है, इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ से क्या हो जाएगा 42 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसका मतलब क्या है 21 इक्वल टू एन माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 22nd वीक पे जो है वो पर डे 45 किलोमीटर चलने लगेगी। ठीक है, आई बात समझ में, मतलब क्या हुआ कि 45 किलोमीटर कौन से दिन पे कौन से वीक पे स्टार्ट कर देगी चलना, मतलब 22nd वीक जब आएगा तो वहां पे वो 45 किलोमीटर पर इस डे चलना शुरू कर देगी। ठीक है, इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसमें पार्ट ए पार्ट बी लिखा, तो या तो आप ए सॉल्व करो या तो बी सॉल्व करो, और करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसमें क्या है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय नेहा आफ्टर 11 वीक इफ शी प्रैक्टिस फॉर 5 डे इन ईच वीक। अभी देखो यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है कि प्रत्येक वीक, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि मतलब मंडे टू संडे, बट यहाँ पे क्या है 5 दिन ही चलना है प्रत्येक दिन, प्रत्येक वीक में, तो प्रत्येक वीक 5 दिन ही चलेगी, सारी डिस्टेंस नहीं चलेगी। ठीक है ना, प्रत्येक दिन नहीं चलेगी, है ना, 5 दिन ही चलना है वीक में। तो अभी टोटल डिस्टेंस हम निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस सीधे निकालेंगे, तो टोटल डिस्टेंस जो एस होगा, ठीक है, टोटल डिस्टेंस एस क्या हो जाएगा, पहला दिन जो है, पहला वीक में जो है चूंकि पर डे जो है 3 किलोमीटर चल रही है, तो 5 दिन में 3 × 5 चलेगी। दूसरे वीक में जो है 5 की स्पीड से चलेगी। ठीक है, फॉर 5 दिन। फिर तीसरे वीक में क्या चलेगी, 7 किलोमीटर चलेगी प्रत्येक वीक, मतलब इस डे के हिसाब से जो है यदि हम काउंट करेंगे तो प्रत्येक दिन 7 किलोमीटर चल रही है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिन चलेगी। इस तरीके से अगला वीक जो है 4th वीक रहेगा, तो उसमें वो 9 किलोमीटर पर डे चलेगी, तो 5 दिन यदि चलेगी तो 5 होगा। इस तरीके से सोन चलता चला जाएगा, है ना। तो मुझे क्वेश्चन क्या बोला, 11 वीक, मतलब टू 11 वीक तक जाना है, तो मुझे उतना करने का जरूरत नहीं है। अभी देखो 5 को कॉमन ले लो, 5 से कॉमन है 3 प्लस, ठीक है, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो समेशन मुझे निकालने के लिए क्या क्या करना चाहिए, समेशन निकालने के लिए जो है, चूंकि 11th वीक मुझे निकालना है, यहाँ पे देखना नेहा आफ्टर 11 वीक में वो कितना डिस्टेंस चलेगी, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू एन बाई 2, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी होता है, यही होता है ना। तो 5 तो कॉमन में रहेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सम का फॉर्मूला एन हमारा क्या है 11 दिया हुआ है, ठीक है, 11 वीक पे निकालना क्या है,
तो 11/2 2a, ट्वाइस ऑफ a मतलब 3 है, प्लस n-1 मतलब 11-1 मल्टीप्लाइड बाई क्या 2। बस इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 11/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 दूनी 6 प्लस 11 में से 11 10, 10 गुने 2 20, ठीक है, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 11/2 मल्टीप्लाइड बाई कितना 26 हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 20, इसको मैं दोबारा से क्यों लिख दिया, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 13 के 3, 13 1 14 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 715, ठीक है, 5 से 15 की 5 हाथ कराए, 5 को भी देगी इसके 5 2 7, ठीक है, 715 किलोमीटर ये टोटल चलेगी कितने 11 वीक में, ठीक है, 11 वीक के बाद कितना चल जाएगी वो 750 किलोमीटर चल जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा था, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसमें बी पार्ट अभी देख लो, बी पार्ट कैसे निकालेंगे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो पार्ट ए हो गया। इसमें पार्ट बी जो है चेक कर लो, पार्ट बी क्या होगा, ठीक है, पार्ट बी देखो, had she increased the distance by 3 kilometer each week instead of 2 kilometer each week, in how many weeks should she have traveled herself to run for 42 kilometer, ठीक है। अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस आ गया, ठीक है, चेंजेस क्या हो गया देखो, ये क्या बोल रहा है, टू रन 42 किलोमीटर पर डे, तो कितने वीक में करना स्टार्ट कर देगी। तो अभी क्या हो रहा है कि पहले जो 2 किलोमीटर पर डे के हिसाब से इंक्रीज करा था, अभी बोल रहा है कि 3 किलोमीटर पर डे के हिसाब से इंक्रीज करे, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, एपी क्या हो जाएगा 3 6 9 12 15 इस तरीके से जाएगा, क्योंकि 3 की स्पीड से एवरी वीक बढ़ रहा है, ठीक है। हमें दिया हुआ है कि एन इक्वल टू, आपको दिया हुआ है क्या 42, आपको एन निकालना है, तो मतलब ए प्लस मतलब 3 प्लस n-1, अभी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 42, इसी को सॉल्व करना है। दिस इंप्लाइज दैट n-1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू, यदि माइनस करोगे तो कितना आएगा 39 बचेगा, 42 माइनस 3 39 बचेगा, तो n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 39 होता है। दिस इंप्लाइज दैट n इक्वल टू कितना हो गया 14। तो यदि हम इंक्रीज कर देंगे 3 किलोमीटर पर डे पर वीक के हिसाब से, तो 14 डेज में 42 किलोमीटर पर डे चलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, सेक्शन ई का पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अभी चलो हम लोग चलते हैं सेक्शन ई का जो है दूसरा क्वेश्चन, मतलब 37 नंबर क्वेश्चन, ये देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत इजी है, आप देखोगे ध्यान से तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको पैराग्राफ तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, बस एग्जैक्ट क्वेश्चन पे जाने का है। क्वेश्चन में जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ये ड्रोन इज फ्लाइंग ओवर रेक्टेंगुलर फील्ड, ये सब छोड़ दो, ये सब किसी काम का नहीं, इजीली बेंट है पूरा, ये सब फिगर को छोड़ दो, ठीक है। ड्रोन इज फ्लाइंग ओवर रेक्टेंगुलर फील्ड विथ वर्टिसेस इतना 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 इतना, ठीक है। ड्रोन कैप्चर एन इमेज एट ए लोकेशन एक्स वाई, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। देखो अभी क्या है, ऐसा कुछ दिया हुआ है कि मान लो कि एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अभी आप 1 2 3 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये बड़ा सा नंबर है, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि 100 के टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, 150 लिखा हुआ है, पूरा हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, पूरा हम नहीं ले सकते, मतलब क्या करेंगे 50-50 का डिफरेंस लेके चलेंगे। तो मान लो कि यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे 100 होगा, इस तरीके से यहाँ पे -50 है तो यहाँ पे -100 होगा, यहाँ पे 50 है तो फिर 100 होगा, फिर ऊपर एक और जाओगे तो 150 होगा, है ना, मतलब ये 50 ये 100 ये 150, ठीक है। जितना डायमेंशन लिखा है बस उतना ही हम लोग चलेंगे, इस डे कुछ समय डायमेंशन देखो 150 तक नहीं समझ गया, इसलिए उतना ही लेके चलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आपका हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 100 -50, यहाँ पे हो जाएगा -100, जितना लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन में तो उसको बस ध्यान में रख के चलना। माइनस में 100 है, फिर देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे आएगा, ये एक्स कीजा, यहाँ पे भी एक्स कीजा, यहाँ पे भी एक्स कीजा, यहाँ पे इसे मतलब एक्स कीजा जो है -100 से +100 के बीच में लाई कर रहा है, और जो आपका ऑर्डिनेट है वो 150 ही मैक्सिमम है, 0 से 150 ही जा रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट लेके चलना है। तो अभी लिखा हुआ कि पॉइंट ए जो है -100 0 पे है,
तो ये पॉइंट यहाँ पे ये -100 0, ये पॉइंट ए हो गया। ठीक है, पॉइंट बी जो है लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, पॉइंट ए -100 0, पॉइंट बी क्या है 100 0, पॉइंट बी है क्या यहाँ पे 100 0। ठीक है, पॉइंट सी क्या है 100 150, तो 100 150 यहाँ पे आएगा कहीं 100 150। ठीक है, 100 150 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है -100 150, -100 150 इधर कहीं आएगा। ठीक है, ये -100 और ये 150। ठीक है, तो ये ए बी और ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, इसको मिला दो, देखो ये रेक्टेंगुलर रीजन बन गया। ठीक है, आपके छोटे से पेपर में आप इतना ही बना सकते हो, 100 पूरा डेफिनेशन तो बना नहीं सकते। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछ के आ रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर, डायमेंशन दिया, फाइंड करोगे रेक्टेंगुलर फिगर। तो ये मान लो कि इसका लेंथ है, ये मान लो कि लेंथ है और ये इसका विड्थ है। तो लेंथ कितना हो जाएगा 100 + 100, मतलब क्या हो गया 200, और विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा 150। बस हो गया आंसर, यही है 200 मल्टीप्लाइड बाई 150, ये आपका डायमेंशन हो गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज। 200 मल्टीप्लाइड बाई 150, ये आप अलग अलग लिख सकते हो कि लेंथ इक्वल टू 200 एंड विड्थ इक्वल टू 150। क्लियर है ये चीज। अभी क्या बोला जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दो। ये तो फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ए और सी के बीच में जो है डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला ए एंड सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए एंड सी। ठीक है ना, तो ए एंड सी का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे तो आप देखो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल है ना। ये यदि निकालना होगा तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर कर देंगे तो सीधा आ जाएगा ना, तो जो ए सी हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, तो इसका मतलब क्या, सेकंड क्वेश्चन का आंसर यदि निकालेंगे तो ए सी इक्वल टू सिंपली हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, एल का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर, यही निकलेगा ना, इसका स्क्वायर प्लस क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज जो है इक्वल होता है उसका परपेंडिकुलर के स्क्वायर, स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना, ये होता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर का मतलब क्या होगा 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, एक तो 10 को यदि कॉमन लेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, 20 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे 15 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, यदि हम 10 यदि कॉमन ले लेते हैं तो 10 का स्क्वायर जो है 100 होगा, तो 100 दोनों जगह से कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से 100 का स्क्वायर क्या होता है 10 होता है, इसके टू 400 प्लस 15 का स्क्वायर कितना है 225, इसके टू क्या हो गया 10 स्क्वायर तो 625, 625 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 मतलब 250 हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका हाइपोटेन्यूज निकला ए सी कितना निकल गया 250 निकल गया। ठीक है, ये मुझे निकालना था, क्लियर है ये चीज। तो ए सी का लेंथ हमारा निकल गया कितना 250, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी थर्ड पार्ट, इधर डोंट कैप्चर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट पी एक्स वाई ऑन द रेक्टेंगुलर फील्ड, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वन सच दैट पी इक्वल टू पी सी। ठीक है, कोई पॉइंट पी इक्वल टू पी सी निकालना है, कोई पॉइंट पी कर लो, कोई पॉइंट पी यहाँ पे कर लो। ठीक है, पी यहीं पे होगा कि कहाँ पे होगा ये तो पता नहीं है मुझे। ठीक है, बट यदि आप थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाओगे तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा ज्योमेट्री यदि आप निकाल लगाओगे तो आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो उसको यदि आप निकालोगे, ठीक है, कोई पॉइंट पी एक्स वाई मान के चलो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रिलेशन फाइंड करना है एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, तो पी इक्वल टू क्या बोल रहा है पी सी होना चाहिए, क्वेश्चन में देखो ऐसा लिखा हुआ है कि पी इक्वल टू पी सी होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपली हम लोग क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपली इसमें अप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई, पी इक्वल टू पी सी करना है मुझे, देखो ध्यान से, पी एक्स वाई है तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो पी ए इक्वल टू पी सी, पी ए इक्वल टू पी सी।
ठीक है, थर्ड पार्ट में कर रहा हूँ, पी इक्वल टू पी सी। तो पी ए मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर रूट। ठीक है, तो पी ए स्क्वायर और पी सी स्क्वायर ही कर लो सीधा सीधा ना। ठीक है, इसको बाद में सॉल्व क्यों करेंगे। ठीक है, तो पी ए का स्क्वायर जब निकालेंगे, पी के स्क्वायर मतलब -100 माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई टू 0 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी 100 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 150 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, यही करना है ना मुझे, देखो ध्यान से, बस इसको क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो -100 माइनस एक्स, ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 100 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये -100 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको एक जगह कर लिया, 150 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू प्लस का वाई का स्क्वायर ही हो जाएगा। इसको मैंने इधर ले लिया और ये वाला एक्स वाला टर्म को इधर ले आया। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस यदि आपका है मैथ में तो आपको इजिली समझ में आएगा कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी ऐड करना आसान हो जाएगा। तो 100 प्लस एक्स प्लस 100 माइनस एक्स और 100 प्लस एक्स माइनस 100 माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल टू 150 माइनस वाई प्लस वाई और 150 माइनस वाई माइनस वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, तो ऐड हो गया 200 हो गया और ये 100 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाइड बाई ये पाई कैंसिल हो गया, तो 150 माइनस क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 400x इक्वल टू 150 माइनस 2y। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये पानी 40 5 से 15। ठीक है, दिस इम्प्लाइज इट एट एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, इंटू 2 को कॉमन ले लोगे तो 75 माइनस वाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 चौका 8, तो 4x इक्वल टू क्या हो गया, 4x इक्वल टू 3 को 75 नहीं 225, ठीक है, माइनस 3y। दिस इम्प्लाइज इट 4x प्लस 3y इक्वल टू 225। ठीक है, ये रिलेशन आपको निकालने का था। ठीक है, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू, ये आपका आंसर होगा यहाँ पे, ये रिलेशन आपको निकालना था, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है चीज। तो ये आपका मतलब थर्ड पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अभी इसी में जो थर्ड पार्ट में आप देखोगे तो इसमें पार्ट ए है। ठीक है, इसमें एक बी पार्ट या तो आप ये करो या तो इसमें बी पार्ट करो इसका। ठीक है, बी पार्ट या क्या बोल रहा है ये देखो आप ध्यान से। बी पार्ट क्या बोल रहा है, इफ यू डोंट कैप्चर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट क्यू। ठीक है, तो पॉइंट क्यू। ठीक है, क्वेश्चन यही इसी को रखते हैं, यहीं पे अपना फिगर बना उसी को रखते हैं। ठीक है, इधर इसी पेज पे करते हैं सर, ध्यान रखना। कुछ एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड डी। ठीक है, इक्वल पॉइंट ए एंड डी, ए कौन सा है, ये है, और डी। If you don't capture the image of an object at a point Q which x coordinate is 0, x coordinate उसका क्या है 0 दिख रहा है, बोल रहा है, and is equidistant point A and D, A and D से जो equidistance है। ठीक है, तो देखो x coordinate कहाँ पे 0 होगा, x coordinate जो y पे हमेशा 0 होगा, ये याद रखना है, ये बताया भी था मैंने। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया, बताया भी कि along the y axis जो x का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मतलब जो पॉइंट होगा हमेशा y एक्सिस पे होगा। अभी क्या, इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड डी, ए और डी से इक्वी डिस्टेंस पे, तो ए और डी से इक्वी डिस्टेंस में तभी बनेगा ना जब यहाँ पे इसका मिड पॉइंट होगा। मतलब ये जो पॉइंट 0 0 है और ये जो पॉइंट कितना है 150, 0 और 150 जो पॉइंट है इसके बीच का मिडिल पॉइंट होगा, तो मिडिल पॉइंट ही निकालने का है ना, ये मिडिल पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्यू का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा 0 प्लस 0/2 डिवाइडेड 0 प्लस 150/2 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 0, और 150/2 का मतलब क्या होता है 75 75। ठीक है, तो 0 और 75 ये आपको पॉइंट हो गया, आपको कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने का जरूरत ही नहीं है, वो दीजिए ही। ठीक है, ये सेकंड पार्ट भी हो गया। ठीक है, अभी आपका जो लास्ट क्वेश्चन है पेपर का वो मैं आपको बताऊंगा, लास्ट पर कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है
कि a short circuit can happen on electric poles due to several reasons, like if the insulation is damaged or old, it may allow the hot wires to touch with natural. ये सब बकवास है, इसे कुछ नहीं पढ़ना, ये सब कुछ नहीं पढ़ना, यहाँ से देखो ध्यान से पढ़ना. Electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. It needs to reach a point 1 meter below the top of the pole to undertake the repair work. ठीक है, मतलब पोल का जो टोटल हाइट है कितना है, ये दिया हुआ है 5 मीटर. ठीक है, और ये इसको जो है बंदा जो है पूरा वायर के साथ चिपक के तो काम नहीं करेगा ना, थोड़ा सा डिस्टेंस रखेगा. मतलब ये डिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है. ठीक है, तो अभी आपको वेरियस क्वेश्चन सॉल्व करना है. अभी क्या लिखा कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट ही शुड यूज which when inclined at an angle of 3 to the which enables him to reach the required position. What is the length of the ladder? मतलब मुझे ये लेंथ फाइंड करना है, ये वाला. ठीक है, हाइपोटेन्यूज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ये तो 90 डिग्री है. ठीक है, तो मुझे अभी ये दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और लेंथ निकालना है और एंगल दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली साइन लगाएंगे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है. साइन 60 डिग्री जो अप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एल, दिस इंप्लाइज दैट एल इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री. साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है. ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई करो, इसको रेशनलाइज करो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, तो एल का वैल्यू क्या निकल गया, 8/3, तो 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3. ठीक है, यही आपका मतलब लेंथ निकल गया. क्लियर है ये चीज. अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं. इसमें ए और बी है, सेकंड का ए पार्ट पहले देखते हैं. और में ऑप्शन है या तो ये बना या तो ये बना. ठीक है, इसमें क्या लिखा है, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड ही प्लेस द फुट ऑफ द लेडर. मतलब ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसमें क्या करोगे, cos 60 डिग्री अप्लाई कर दो ना, cos 60 डिग्री. ठीक है, या tan 60 डिग्री भी अप्लाई करोगे चलेगा. तो cos 60 अभी एल तो पता चल ही गया, या ठीक है चलो cos 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC डिवाइडेड बाई एल. ठीक है, दिस इंप्लाइज DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, L cos 60 डिग्री. ठीक है, L हमारा कितना निकला है, 8 स्क्वायर टू 3/3 मल्टीप्लाई cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, मतलब 4 स्क्वायर टू 3/3. ये आपका आंसर हो गया. क्लियर ये चीज, ये आपका DC का वैल्यू निकल गया है ना, DC का वैल्यू ये आपका निकल गया. क्लियर ये चीज, मतलब DC मतलब ये फुट ऑफ द लेडर कहाँ कितना डिस्टेंस रखना चाहिए फ्रॉम द पोल, तो वही आपका आंसर हो गया. ठीक है, अभी इसमें और में लिखा हुआ है बी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेडर इफ इट्स फुट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल. अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है. ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेडर इफ इट्स फुट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल. मतलब हमें थीटा भी नहीं दिया हुआ है. कहने का मतलब है कि ये हमारा 4 मीटर था. ठीक है, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, तो लेडर का ये निकालना है. ठीक है, लेडर का आपको लेंथ निकालना है. ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेडर, लेडर का लेंथ कितना हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 4 है, 4 है, तो ये एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ट्वाइस ऑफ 4 स्क्वायर है ना, तो इक्वल टू स्क्वायर रूट ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का तो बाहर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2, तो ये आपका आंसर हो गया एल इक्वल टू. ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में इसमें कुछ करना है नहीं. इसमें थीटा का वैल्यू जो भी चेंज हो गया, थीटा का वैल्यू सेम नहीं है ना, बट थीटा का वैल्यू सिंपल लेना देना नहीं है. एंगल फाइंड में क्या करेंगे, चुनो, मुझे पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो हाइपोटेन्यूज होता है, तो लेंथ ही तो इसका लेडर का हाइपोटेन्यूज है ना, यही है लेडर जो इसका लेंथ जो है हाइपोटेन्यूज का लेंथ तो हो जाएगा इस ट्रायंगल का, इस राइट एंगल ट्रायंगल का. ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये मुझे 4 दिया है, 4 दिया, सीधा सीधा उसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल देंगे. ठीक है, तो ये आपका टोटल जो भी था, ये आपका सैंपल पेपर उसका मैंने आपको पूरा सॉल्व करा दिया. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.